तो साथियों, अभिनंदन करता हूँ आपका अपने चैनल पे और जय हिंद करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है CHSL 2022 में जो वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कुछ जो पिछले पूछे गए हैं CHSL के एग्ज़ाम में पिछले वर्ष, और एक्सेप्टेड क्वेश्चंस भी हैं जो इस बार पूछे जाएंगे। ओके, संभावना है। तो ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो भी SSC की CHSL का फॉर्म भरे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और लेट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहला बात है लाइक और सब्सक्राइब ना भी करें तो किसी ज़रूरतमंद इंसान के पास शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला है, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में हर साल किस दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है? देखिए, संविधान दिवस जो है ना, भारत में हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, पर क्या है कि हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित तौर पे कंप्लीट हो गया था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, 1949 को कंप्लीट हो गया था, पर इसको लागू किया गया 26 जनवरी, और ये तो पता ही है आपको, वर्ष 50। ओके, 1950 में। ठीक, और 23 मार्च को क्या है, तो 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ओके, मार्टियर डे, शहीद दिवस मनाते हैं। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी शहीद हुए थे। ठीक है, तो इस दिन को शहीद दिवस मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, और 5 जून, तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, 14 जून, तो 14 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? 14 जून को वर्ल्ड डोनर डे। ठीक है, ब्लड डोनेट, ठीक है, ब्लड डोनेट डे। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस। ओके, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है और मेट्रोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 23 मार्च को शहीद दिवस, और एक मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है, और 26 नवंबर को संविधान दिवस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से किसने पेश किया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से क्या होता था ना, कि इन्होंने पेश किया, और डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के अंतर्गत जो भी किसी भी स्टेट के राजा या महाराजा जो भी हैं, अगर उनके पास अपना कोई संतान नहीं है, ओके, तो क्या होगा कि उनका जितना भी राज्यपाठ है ना, जितना भी राजपाट और राजगद्दी, वो ऑटोमेटिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से बोला जाता है। ठीक, अब बात कर लिया जाए अगर लॉर्ड कैनिन की, तो लॉर्ड कैनिन ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से को एबॉलिश किया था। ठीक है, एबॉलिश किया था, यानी कि ख़त्म किया था। अगर कोई बोले कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी को कौन ख़त्म किया था, तो लॉर्ड कैनिन। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। और लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक, लॉर्ड वेलेज़ली डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस, है ना, लॉर्ड वेलेज़ली क्या किए थे? तो डॉक्ट्राइन, यही डॉक्ट्राइन का यही स्पेलिंग है, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस। ठीक है, इसके तहत क्या होता था कि किसी भी राज्य के जो राजा हैं, वो ब्रिटिश आर्मी के मेंटेनेंस के लिए सब्सिडरी भेजा करते थे। ठीक है, सब्सिडरी भेजा करते थे। उस सब्सिडरी में क्या होता था कि वो उनका सेना, ब्रिटिश का सेना जो भी है, ब्रिटिश आर्मी, वो तैनात रहती थी उसके राज्य में, किसी एक राजा के राज्य में, तो उस राजा को उसके वो मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ता था। उसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी एलियंसेस। ठीक है, एलियंसेस। अब चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। कलकत्ता में
भारतीय संघी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये जो है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना किया था वो प्रशांता चंद्र महालनाविस, ठीक है, इन्होंने जो है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की नींव रखी थी। ठीक है, हु फाउंडेड आर्य समाज। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु फाउंडेड आर्य समाज तो उसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी। विक्रम साराभाई, तो अगर इसरो, ठीक है, विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसरो। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय जी, तो राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना किया था। ठीक है, ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन यह है कि विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मानसून फॉरेस्ट। किस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है? ठीक है, तो मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, माउंटेन फॉरेस्ट को अल्पाइन, ठीक है, अल्पाइन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट को अल्पाइन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट को, तो ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ साल भर रेन होगी वहाँ तो हमेशा, जहाँ वर्षा होगी वहाँ तो हरियाली होगी ना। वही बात है कि जहाँ बाग होंगे वहाँ भंवरे जरूर आएंगे। जहाँ वर्षा होगी वो ग्रीन होगा, इसलिए ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। वह ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट को अल्पाइन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट को, ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कंटेंट, तो लाइक शेयर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन बता रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है, जो हमारे देश का लगभग नहीं, हमारे देश का पूरी 10% हिस्सा को कवर करता है। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया दैट कवर्स 10% ऑफ कंट्रीज एरिया। ठीक है, कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो देश के 10% क्षेत्र को कवर करता है? ठीक है, तो 10% क्षेत्र को कवर करने वाला बेसिन है वो गोदावरी बेसिन है। ठीक है, और अगर बात करता है फर्स्ट का, कि फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर बेसिन, तो वो गंगा का है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट है गंगा का, और सेकेंड है इसका गोदावरी का। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी में रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन आता ही है CHSL में। ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट रिवर ही है कृष्णा, क्या है कि थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, और इंडस जो है फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, सबसे लंबा रिवर कौन सा है? इंडस है। ठीक है, इंडस रिवर, जिसको सिंध नदी भी बोला जाता है हिंदी में, वो है, और ये कृष्णा नदी है, गंगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ से एक और क्वेश्चन, चलिए आपसे एक क्वेश्चन ये है कि वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल, ओके, वैदिक काल में इंडस नदी को किस नदी से जाना जाता था? ठीक है, इंडस नदी को किस नदी से जाना जाता था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और वैदिक काल में, ठीक है, परुष्णी, हम ये एक हिंट दे रहे हैं, अगर इंडस को परुष्णी नहीं बोला जाता था तो इंडस को परुष्णी किस नाम के लिए है, परुष्णी क्यों है वैदिक काल में? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आती से चिनार, अ फ्लेम ऑफ चिनार, ठीक है, इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन। ठीक है, तो ये किस पॉलिटिशियन का बायोग्राफी है? ठीक, अम्बेडकर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये जो है ना बायोग्राफी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी के ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, उसके बाद बात कर लें अगर BR अम्बेडकर की, तो BR अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर वीज़ा। ओके, ये क्वेश्चंस आया था 2022 में जब CHSL का एग्ज़ाम हो रहा था, 21 वाला एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि वेटिंग फॉर वीज़ा किसकी पुस्तक है, ये आया था। ये नहीं आया था कि किसकी, ये क्या बोलते हैं, आत्मकथा है। तो ये आतिश चिनार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का आत्मकथा किताब है। BR अम्बेडकर जी का ये है वेटिंग फॉर वीज़ा। ओके, वेटिंग फॉर वीज़ा,
ये इनका आत्मकथा है। एपीजे कलाम जी का आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, क्या है, विंग्स ऑफ फायर। इनकी आत्मकथा किताब का नाम है विंग्स ऑफ फायर। और एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का आत्मकथा, ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओके, वैसे तो इनका एक और भी है, लेकिन इनका ये बोला जा सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑप्शन में अगर रहा तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओके, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड दैट द लोकसभा मस्ट हैव, क्या बोल रहा है कि द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ ड्यूटी ऑफ स्पीकर, ठीक है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि लोकसभा में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए? तो चलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आर्टिकल 93, ठीक है। आर्टिकल 93 डील विथ दैट सब्जेक्ट, ठीक है। आर्टिकल 93 बोलता है कि ये लोकसभा में एक स्पीकर और एक ड्यूटी स्पीकर होना चाहिए। और आर्टिकल अगर 45 की बात कर लिया जाए तो आर्टिकल 45 बताता है, कहता है कि एवरी मतलब चिल्ड्रेंस, ठीक है, हर बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए 14th ईयर तक, ठीक है, 14th ईयर तक। फ्री ना भी मिले तो कंपलसरी तो ज़रूर मिलना चाहिए, ये आर्टिकल 45 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 45 का स्टेटमेंट है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेंस, ठीक। एंड आर्टिकल 129 कहता है कि एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है कौन? 129। और 129 ही ये सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है कि वो पनिश्ड कर सकता है, ठीक है, अपने से लोअर कोर्ट को भी या किसी को भी अगर गलती हो तो। उसीलिए देखते हो ना, जब बहुत बड़ा बड़ा मैटर होता है वो हाई कोर्ट नहीं जाता है या स्टेट कोर्ट नहीं जाता है, ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है ये। और आर्टिकल 129 के तहत ही इनको मिला है। उसके बाद आर्टिकल 121, ठीक है, आर्टिकल 121 डील्स विद द रिस्ट्रिक्शन ऑन डिसीजन इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो डिस्कशन इन पार्लियामेंट में डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आर्टिकल 121 बताता है, ठीक। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए लाइक, और अगर कोई मदद मिले मेरे कंटेंट से, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी या मदद मिल रही हो तो उसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है आज कि स्वराज मूवमेंट, ठीक है, नहीं सॉरी ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो चलिए यही बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, स्वराज पार्टी, ठीक है, की स्थापना किसने किया था, ठीक है। ओके।